चलिए पीसीएस एग्ज़ाम आपका 2025 का 12 अक्टूबर 10 अक्टूबर मान लीजिए आपका पेपर है। ठीक है, 70 दिन एवं तौर पर बाकी है, 70 नहीं 69 दिन बाकी है भाई। अब इसमें हमें 69 दिन में पेपर्स देना है, किसी भी तरह तैयारी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। फिर 2-3 महीने के बाद जो था मेंस का उसका पेपर हो जाएगा, तो प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में चलना चाहिए। तो हम लोग समय ना गवाएं, प्रीलिम्स कम से कम पूरी तैयारी हो जाए। आज हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल की जो पॉलिटी क्वेश्चन है उसका हम जो होता आज पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन जो होता ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, जिससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कहता है कि निम्नलिखित आदर्शों और दर्शन में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों और दर्शन की पहचान कीजिए। ठीक है, जो प्रस्तावना में निहित है आदर्शों और दर्शन की पहचान कीजिए। क्या है प्रस्तावना में? प्रस्तावना आप जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण ठीक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की प्राप्ति आदि की जो होता अखंडता एकता ठीक है सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के तारीख कौन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषा है? संबुद्ध संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य सही है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सही है, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार ये ऐसा प्रस्तावना में नहीं कहा गया है। ऐसा कहा गया पूंजीवाद और मुक्त व्यापार प्रस्तावना में शब्द में तो ऐसा नहीं जोड़ा गया। तो अगर आपका तीसरा गलत है तो आंसर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बी में भी 3 है, सी में भी 3 है, डी में भी 3 है, तो ऑप्शन मिल गया क्या? ए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चले आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप। भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जो होता है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन माउंटबेटन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार किया गया था। देखिए ये गलत है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तैयार किया गया। माउंटबेटन नहीं, हमने आपको बताया है, नोट करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के था जो था तैयार किया गया था। दूसरा है प्रथम आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक इसने भारत के अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। सही है। ठीक है। दूसरा है एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दूसरा सही है। बी.टी. कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी जो था संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे उस समय, ये भी जो होता सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। अब पहला आपका गलत हो गया। अगला चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है और संविधान से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना से, ठीक है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सही है, मिलता है। राष्ट्र की जो होता है एकता और अखंडता शब्द शुरू से ही प्रस्तावना में नहीं था। नहीं ये था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, एकता तो सब था लेकिन जो होता है अखंडता शब्द से शुरू से ही प्रस्तावना नहीं था, ये गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए प्रस्तावना में जो होता है लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न ये शब्द बनने के लिए जो होता है, हमने आपको अभी भी बताया कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठा समानता अवसर की समानता मौजूद है। 42वां संविधान शब्द, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। ठीक है, तो लेकिन ये राष्ट्र की एकता तो पहले से ही था, लेकिन अखंडता शब्द जो होता है शुरू से नहीं था। लेकिन यहाँ पर कह रहा दोनों नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, अखंडता नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको नहीं देना चाहिए, इसलिए इसको गलत मान दीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता है चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? अभी 1976 अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, बंधुत्व शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। ऑप्शन बी लगाइएगा इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो होता है सही है? चलिए देखेंगे। प्रस्तावना पढ़े होंगे तो चलेंगे प्रस्तावना में देखेंगे कौन सा कथन सही है। स्वयं के द्वारा प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं है, सही है। स्वयं के द्वारा प्रस्तावना संविधान में लागू नहीं है, ये तो सही है। प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिसे संविधान स्थापित करना या बढ़ावा देना चाहता, सही है। प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान को अधिकार प्राप्त हो, ये भी सही है। तीनों के तीनों जो होता है शब्द सही है। ठीक है, आपको पता है संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, ये कहा गया है इसमें। चलिए प्रस्तावना पढ़े होंगे, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ समझ में नहीं वहाँ आप रोक लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा था? ठीक है, किसने कहा था? किसने जो होता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो होता है क्या कहते, अर्थात हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या के.एम. मुंशी? तो किसने कहा था? अर्थात के.एम. मुंशी जी ने कहे थे। ठीक है, के.एम. मुंशी। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, किनको मारेंगे? अर्थात के.एम. मुंशी ने कहा। ठीक है, के.एम. मुंशी। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान में संघात्मक मतलब फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया था प्रस्तावना में भाग 2-3 में या अनुच्छेद 368 में या कहीं नहीं। हमने आपको बता दिया कि फेडरल शब्द जो होता है भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, ये था, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन जो होता फेडरल शब्द का प्रयोग जो होता किया गया है, कहीं नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर हम यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया, सही है, क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, सही है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या भी जो होता है सही कर रहा है। ए आर दोनों सही है, आर जो होता है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संविधान सभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्या सही है? सही है, पहला जो होता है सही है। इसके सदस्य जो होते हैं, संविधान सभा की संरचना की बात करेंगे, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला देखेंगे, प्रत्येक प्रांत और रियासत को जो था उसकी जनसंख्या के अनुपात में जो था सीटों की आवंटित की गई है, सही है। प्रत्येक प्रांत में सीटें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समान अनुपात में वितरित की गई है, कहीं भी समान अनुपात में वितरित नहीं की गई है, जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तीसरा जो होता है गलत है। अगर ऑप्शन तीसरा गलत है तो डी में भी तीसरा है, सी में भी तीसरा है, बी में भी तीसरा है, ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये 2 नहीं पता, 1, 2 सही नहीं पता, तीसरा आपको पता है कि गलत है, तो जान लीजिए जिसमें तीसरा होगा वो तो 100% जो होता है वो आपका तो गलत होगा। तो सी जो होता है, डी जो होता है गलत है, सी गलत है, बी तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 110 प्लस लाना है, टेस्टेज लगाना है, बस इतना जानिएगा। भारत की संसद के किसी भी राज्य में क्षेत्र से अलग करके या किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, ये तो हमने बता दिया है आर्टिकल 3।
कौन सा? अनुच्छेद 3 के तहत हमने बताया इसको है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सही है? चलिए, कौन सी प्रक्रिया सही है? साधारण बहुमत से समान विधायी प्रक्रिया के द्वारा सही है। हमने आपको क्विक सीरीज में जाकर के एक वीडियो देखिएगा, क्विक सीरीज पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो होता है क्विक सीरीज का, वहाँ पर हमने ये बताया है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर आमतौर पर किसी विधेयक को जो होता है उस राज्य या राज्यों के विधानमंडल में भेजना होता है जो विधेयक प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं। सही है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की सलाह पर ऐसा नहीं। ठीक है, 1 2 तो सही है, लेकिन जो था तीसरा सही नहीं है। ठीक है, आगे चलें। हमने इसको पढ़ा दिया क्विक सीरीज में, जाकर पढ़िएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें जो नए राज्यों के गठन मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं से परिवर्तन संबंधित है। चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। जो सही नहीं उसको बताना है। संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। संसद जो था आर्टिकल 3 के तहत हमने आपको अभी बता दिया है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम बदलना, ये संसद आर्टिकल 3 के तहत अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है। दूसरा, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा, देखिए संसद जो था किसी भी राज्य क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटा सकती है। ये मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। जो सीमा इस समय मौजूद है उसको जो होता है परिवर्तन से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है गलत हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक है। तीसरा, संसद किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तन नहीं कर सकती, ये भी गलत है। क्यों नहीं कर सकती है? संसद किसी भी राज्य के नाम नहीं बदल सकती है, राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। देखिए अब ये भी गलत हो जाएगा, इसको सही मान दीजिए। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन नहीं कर सकती तो सही है। किसी भी राज्य का नाम, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो समझ लीजिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। 3 4 आपका गलत हो गया। ठीक है, संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, पहला दूसरा सही है। परिवर्तित नहीं कर सकती है, या संसद किसी राज्य के नाम में नहीं बदल सकती, ये दोनों जो होता है गलत है। कर सकती है, किसी भी सीमा का परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है आर्टिकल 3 के साथ। ठीक है, तो पहला दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा गलत है। ये नहीं शब्द नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तभी नहीं में मिल गया, नहीं तो नहीं शब्द नहीं लगाता तो नहीं में नहीं मिलता। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कानून के सामने समानता पहला नागरिक और गैर नागरिक दोनों को सुनिश्चित करता है। सही है, कानून के समय समान है। ठीक है, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल का अधिकार है। गलत है, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल का अधिकार नहीं, बल्कि किसका है? संसद का है। अभी आप सुने होंगे, किसका सुने होंगे? संसद का, आर्टिकल 3। नया राज्य बनाना संसद का अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर केवल भारतीय नागरिकों को सुनिश्चित है। सही है, ऑप्शन बी गलत हो गया आपका। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के विषय में सही नहीं है? ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम के विषय में चलिए, यह अधिनियम राज्यों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के मुद्दे से संबंधित है। सही है। यह अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। ये भी सही है। इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उस समय सही है, बनाए गए थे। फजल अली आयोग के समिति पर हमने बताया था, फजल अली आयोग ने 1953 में अपने पुनर्गठन की स्थापना की। इस अली आयोग के नाम से, फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू शामिल थे। ठीक है, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला, राज्यों की सीमाएं केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए निर्धारित की गई है। गलत है, ऑप्शन डी जो होता है गलत है। ऑप्शन डी गलत। वैसे केवल लग गया तो गलत हो गया, और केवल से जानते हो नफरत करते हम ज़्यादा। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मजबूत मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन से राज्य बनाए गए थे? 1950 के दशक में भाषाई आधार पर
नए राज्यों के निर्माण की मजबूत मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन से राज्य बनाए गए थे? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। चलेंगे। तो कौन कौन बनाए गए थे? पहला तो महाराष्ट्र बनाया गया था, पंजाब नहीं बनाया गया था, कर्नाटक भी नहीं बनाया गया था, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, हाँ चाहिए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी लगा दीजिए। ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा दिया नए राज्यों के गठन, क्योंकि सीरीज में जाकर संविधान में देखिए, अगर आप नहीं देखते हैं तो गलती आपकी होगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामान्यतः लागू होते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की संप्रभुता की अविभाज्यता। ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि जनता की संप्रभुता की अविभाज्यता, मतलब इसमें जनता की संप्रभु को विभाज्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। प्रतिनिधियों को जनता द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, गलत है। जनमत संग्रह के माध्यम से जनता सीधे निर्णय लेती है, सही है। राज्य और नागरिक समाज के बीच भेद का उन्मूलन, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 और 3 सही है और सब गलत है। ऑप्शन नंबर जो होता है सी लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा तो ऐसे भी गलत है, तो सी लगाइए। आगे चलें, पूरे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धारा आयोग 1948 का अधिदेश था? धारा आयोग 1948 का अधिदेश था। भारत रियासतों का एकीकरण विशुद्ध रूप से एक तटस्थ व्यवस्था है जिसमें विशेष प्रकार के दक्षिणी भारत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठती रही, दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो कौन सा धारा आयोग 1948 का है? अधिदेश था। राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, नहीं। संतुष्टि देना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, सही है। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये धारा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में धारा आयोग के द्वारा, नोट कर लीजिए। आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, भाषाई कारक की वजह प्रशासनिक सुविधा के अवसर पर की थी। आगे चलें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई हैं? ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई? 8, 7, 6, 5। बताइए कितने? 5। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को प्रतिनिधि करने के लिए हम पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत अलग से की गई है। याद रखना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, उनके लिए अलग से की गई है। कौन कौन थे? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, नोट करेंगे, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र, 5 क्षेत्र हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने वाले सही क्रम कौन से हैं? भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने वाले पहले राज्य कौन से हैं? तो ये हमने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। देखिए, नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, पहले सिक्किम को मान्य था, पहले नागालैंड का, पहले जो होता नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया था। ठीक है, तो नागालैंड, सिक्किम जो होता है ये सिक्किम 1975 में बनाया गया था। तो नागालैंड और सिक्किम में सबसे ऊपर कौन था? सिक्किम वाला ऑप्शन ख़त्म करिए, सिक्किम से पहले नागालैंड का स्थापना हुई थी, सिक्किम वाला ख़त्म। अब नागालैंड में अब लड़ाई, अब यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा हरियाणा है कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हरियाणा की जो होता है कब हुई? तो 1966 में हरियाणा बना था, राज्य संघ राज्य का संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, राज्य का दर्जा दिया गया था 1966 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में दिया गया था। तो इसका मतलब डी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी जो होता सही हो गया। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया ऑप्शन बी। कितने आसान से लगा दिए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इस वक्त? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, हमने बताया नागरिकता से संबंधित बताया है कि नहीं बताया? बताया। भारतीय संविधान भाग 2 पढ़े होंगे, हमने भाग 2 में बता दिया है 5 से 11 तक, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नागरिकता से ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। भारत के नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। देखिए, नागरिकता खोने के तीन प्रकार से, नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, 3 प्रकार से खो सकते हैं। अब इसमें 4 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा भारत की नागरिकता त्याग कर देता है, सही है। अगर त्याग कर देता है तो त्याग कर दे, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, सही है, प्राप्त कर लेता तभी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ऐसा नहीं, लाओ घर अपने, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की आलोचना करता है, कितना भी आलोचना करो, सरकार की आलोचना करने से नागरिकता समाप्त हो जाए तो 70% इस समय सरकार की आलोचना करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ए सी हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिक के पूर्ण नागरिक राजनीतिक अधिकार होते हैं। देखिए, सही है, आपको पूर्ण जो होता है राजनीतिक अधिकार होंगे तभी आपको नागरिकता प्राप्त होगी। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का अधिकार होगा, मताधिकार देने का होगा, सही है। संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य बनने का अधिकार होगा, सही है। ऑप्शन डी लगा दीजिए, तीनों होगा अधिकार, नागरिकता का अर्थ हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओवरसीज सिटीजन मतलब OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संबंध में सही नहीं है? कौन सा इसमें जो होता है सही नहीं है उसको बताना है। एक OCI किसी अन्य देश का नागरिक होता है, सही है। एक OCI भारत की यात्रा के लिए मल्टीपल एंट्री दीर्घकालिक वीज़ा प्राप्त रखता है, सही है, रखता है। एक OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है, ये गलत है। एक OCI को सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, सही है। ऑप्शन सी निकाल दीजिए, NRI के बराबर होता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी बाहर निकालिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समितियां जो होती जवाहरलाल नेहरू, क्या सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति CH मुखर्जी, गलत है, ठीक है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र के सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको हमने पढ़ा दिया, पढ़ लीजिएगा। अल्पसंख्यक उप समिति JB कृपलानी, ये भी गलत है, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति ESC मुखर्जी बनाए गए थे, ठीक है। कौन? ESC मुखर्जी। देखिए, ये इसको यहाँ रख देना चाहिए, ESC मुखर्जी अल्पसंख्यक का, तो ठीक है, तो गलत हो जाएगा, पहला सही है। और आप समितियां जानते हैं, ठीक है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समितियां भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समितियां पटेल जी, मौलिक अधिकार की उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति ESC मुखर्जी, ठीक है। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के अलावा जो होता उप समितियाँ, ये भी ठक्कर, नाम सुने होंगे। उत्तरी पश्चिमी सीमांत जनजाति क्षेत्र के उप समिति इत्यादि के गठन अलग अलग हुए थे। चलेंगे आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के नागरिकों के पास भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। संपत्ति के अर्जित करने, धारण करने और उसे बेचने का अधिकार, ये गलत है। इसको जो होता है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ये आप जानते हैं, आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार के रूप में, ठीक है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। बी अब ऑप्शन हो जाएगा, और सभी लोग जानते हैं इसलिए इसको स्पीड में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं रखता है? कौन सा संबंध जो होता है नहीं रखता है? 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा,
ये मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं रखता है। ये तो रखता है भैया। मानव तस्करी बलात्कार श्रम ये तो है ही, आर्टिकल 23 में है। ठीक है, ये 614 वर्ष के 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 में देख लीजिएगा। आगे देखेंगे, लोक स्वास्थ्य में सुधार और मादक पे ये नहीं रखता है। कमज़ोर वर्गों को ये राज्य का नीति निर्देशक चले जाइएगा, वहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, जनजातीय आर्थिक को बढ़ावा देना। ठीक है, दोनों जो होता है वहाँ मिल जाएंगे। 3, 4 वहाँ मिलेंगे, 1, 2 मौलिक अधिकार में। ठीक है, ये 2 चीज़ें संबंध नहीं रखता है, 3 और 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? चलेंगे, शिक्षा का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार का हिस्सा ही है शिक्षा का अधिकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसने? 21A, आर्टिकल 21A। ठीक है, अगला अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक स्थापित करने का अधिकार, अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों को सम्मानित किए जाने का अधिकार, ये गलत है। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन है, सम्मानित किए जाने का अधिकार नहीं, सी वाला गलत है। ठीक है, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 17 है। ठीक है, ऑप्शन सी निकाल लीजिए। ये उपाधियों को सम्मानित होने का अधिकार लिखा है, ये गलत है, जो कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों को समाप्ति करता है जो प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, ये वहाँ पर वो बातें उल्टा लिख दिया है थोड़ा से, ऑप्शन सी निकाल दीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 के प्रावधानों के तहत समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18 के प्रावधानों के तहत जो होता है समानता के अधिकार से संबंधित रखते हैं 28 में। चलिए देखते हैं। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से सही है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सही है। अल्पसंख्यक के शैक्षणिक और संस्कृति के अधिकार, ये नहीं है। ठीक है, 14 से 18 तक ये नहीं है, ये तो उधर चला जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, सही है, 14 से 18 के बीच में की बात कर रहा है, तो ये अल्पसंख्यक वाला जो होता है ये इसमें तो है नहीं। अल्पसंख्यक आपका 29-30 में है, 14 से 18 के बीच में नहीं है अल्पसंख्यक, 29 से 30 में है। 1, 2, 4 है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने हाथी को अपना प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाथी के रूप में अपनाया मुहर। बी आर राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, सही है। एन.सी. मुखर्जी संविधान के प्रारूपकार थे, ये भी सही है। ठीक है, ये भी जो होता सही है। नंदलाल बोस संविधान सभा के सुलोकक थे, गलत थे, नोट करेंगे। ठीक है, एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रमुख कार थे। ठीक है, प्रेम बिहारी जो थे लेखक थे, प्रेम बिहारी नारायण राजयादा, नोट करेंगे। सुलेखक की बात करेगा तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो लेखक थे, ना को थे। ठीक है, गलत है इसे, तो 1, 2, 4 सॉरी 1, 2, 3 ऑप्शन बी लगाइए, 4 गलत है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा माना गया? शोषण के विरुद्ध का अधिकार का हिस्सा आर्टिकल 23 से 24 के बीच में पढ़ेंगे। उसमें मानव तस्करी आर्टिकल 23 में, कारखाने में बच्चों के रोजगार का निषेध आर्टिकल 24 में। तो यहाँ पर देखेंगे मानव तस्करी पहला, अल्पसंख्यक उन्मूलन, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा नहीं, पहला और चौथा हमारी ऑप्शन सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के हैं? देखिए, मौलिक अधिकार जो होता है केवल नागरिकों के आपको दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिक को दिए गए हैं। तो लिखेंगे केवल नागरिक जो होता 19, ठीक है, और आपका 15 और 16, ठीक है, ये जो था केवल नागरिकों को दिए गए हैं। इसमें जो था इस विकल्प में देखेंगे ये दिया गया 19 दिया गया है, ठीक है, 21 सबको है, ठीक है, 15 है, ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, और 16 अवसर की समानता। तो 1, 3, 4 सही है, और जो होता दूसरा 21 जो होता है नागरिकों और विदेशियों सबको दिया गया है आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी लगा दीजिएगा।
तो और इसमें 29 और 30 को भी शामिल कर लीजिएंगे। 29 और 30, 19, 15, 16, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। 19, 15, 16 या 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया। हो गया, आगे चलें नेक्स्ट। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। राष्ट्रध्वज को अपनाना, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान द्वारा उपरोक्त में से कौन से कार्य संपन्न किए गए थे, ये बताना कौन से कार्य इसमें संपन्न किए गए थे। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, ये तो स्वतंत्रता के बाद नहीं, पहले ही हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था, ठीक है। 26 ये जो होता है संविधान जो होता है सभा के द्वारा नहीं, बल्कि पहले ही हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। चलिए ठीक है, उसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा द्वारा उपरोक्त में कौन से कार्य संपन्न किए गए, वो ये करना होगा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता का समर्थन सही किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन सही है। राष्ट्रगान को अपनाया गया सही है। 2, 3, 4 तो सही है, लेकिन पहला जो होता है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज को जो होता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जबकि देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद को बताना ना, स्वतंत्रता के बाद के बताना है, जबकि हमने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई को ही 1947 को अपना लिया था। एक महीने पहले ही, एक महीना नहीं मान लीजिए, हाँ एक महीना मान लीजिए पहले ही अपना लिया था, ठीक है। इसलिए पहला बहुत क्वेश्चन सोच समझ के बनाता है, एग्जामिनर सोचना चाहिए आपको। आगे चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समझ समानता और कानूनों के समान संरक्षण के लाभ पाने का हकदार है। चलिए बताइए। 14 के तहत कानून के समझ समानता और कानून के समान संरक्षण का लाभ पाने का अधिकार है, इसमें कौन है। चलिए, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले कोई विदेशी नागरिक प्राप्त कर सकता है। भारत में जन्मे सभी नागरिक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण हुआ वो प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो होता है, किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान को जो होता है, किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय किस आधार पर घोषित, केवल धर्म पर, धर्म या भाषा, भाषा जात, धर्म या प्रजाति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, धर्म और भाषा के आधार पर भी, ठीक है, धर्म और भाषा के आधार पर। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो था गैर नागरिकों को प्राप्त है। चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं प्राप्त है। आत्म दोष सिद्ध संरक्षण के बारे में प्राप्त है, ठीक है, आर्टिकल 20 में प्राप्त है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये भी प्राप्त है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, ठीक है, विदेशियों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। रोजगार के मामले में भेदभाव करना ये नहीं प्राप्त है, ठीक है। 2 और 3 प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अभी ऊपर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस प्रारूप बदला है, क्वेश्चन वही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ये निर्धारित करता है कि किसी भी नागरिक को राजनिधि से जो होता है बनाए गए कुएं, तालाबों, स्नान घाटों उपयोग में वंचित नहीं किया जा सकता है। हाँ, हमने इसको कई बार बता दिया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 किसके तहत? आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। कौन? आर्टिकल 15 नोट करेंगे। आर्टिकल 15 के तहत क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। बहुत सारे लड़कों को क्वेश्चन गलत हो गया था, गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलें। अनुच्छेद 1919 भारत सरकार अधिनियम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान किया गया है?
1919 पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, किया गया। वायसराय कार्यकारी परिषद के आदेश सदस्य भारतीय होने थे, सही है। एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति हुई, सही है। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग करना, ये भी सही है। सभी सही है, सभी के सभी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सभी प्रावधान किए गए, ये सभी ये प्रावधान सभी के सभी किए गए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार नागरिकों के लिए विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत, ये सही नहीं है। अधिकार राज्य के संविधान में निहित विशेषाधिकार है, ये भी गलत, ये भी गलत। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, सही है। अधिकार जो होता है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं, ये सही है, ऑप्शन सी। ये तीनों क्वेश्चन जो बताए हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बार बार पूछा गया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने के सक्षम बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने में सक्षम बनाते? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, नहीं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 पढ़ाए हैं, 1967 याद करिए, इसको हमने पढ़ाया है, इतनी मेहनत से पढ़ाए हैं, तो पढ़िए आप इसे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में मूल संरचना सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मूल संरचना सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे? न्यायिक समीक्षा की शक्ति से, सही है। केशवानंद भारती मामला में दिए गए निर्णय से, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 पर प्रतिबंध, ये भी सही है, ठीक है। गोलकनाथ मामला 1967 में दिया गया निर्णय, ये गलत है, मूल संरचना सिद्धांत पर नहीं है। ये मूल संरचना सिद्धांत पर नहीं है। 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नहीं लगा दीजिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून है, जिसे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत होने के कारण शून्य घोषित किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून है, जिसे जो होता मौलिक अधिकारों के साथ असंगत होने के कारण शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में केशवानंद भारती मामला में न गोलकनाथ मामला में दिया गया था, ऑप्शन बी, ठीक है, नोट करिए। 1967 हो गया, अभी इसको हमने बताया था। आगे चले, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई? तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, किसको नहीं पता है? सबको पता है। ऑप्शन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। मंत्रियों द्वारा अपनाई गई कार्यविधि भी गोपनीयता का सिद्धांत सही है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख नहीं होता, राज्यपाल होता है, ठीक है। अगला, शक्तियों का कठोर पृथक्करण का सिद्धांत, ये गलत है। राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है, ठीक है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। आसान है, सब पढ़ाया गया है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित करती है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 पढ़ाए हैं, हमने पढ़ाया है, ठीक है। उपखंड ए से जी तक जो होता प्रतिबंधित निर्दिष्ट करता है, ए से जी तक ले, ए से जी तक जो होता है, यहाँ तक जो होता आपका प्रतिबंधित किया गया है। ए से जी तक बताइए, प्रतिबंधित निर्दिष्ट करता है यहाँ तक। चलिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता का करता है, न्यायालय की अवमानना का करता है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का करता है, अल्पसंख्यक की सुरक्षा का ये नहीं करता।
यह वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर इस पर प्रतिबंधित नहीं करता। अल्पसंख्यक की सुरक्षा, ऑप्शन 4 गलत है। तो पहला मार दीजिए, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यह माना गया कि अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे के पृथक नहीं है। सही है। यह माना गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आने वाला कोई कानून अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। गलत, ये गलत है, ये ऐसा नहीं। निष्पक्ष सुनवाई मुकदमे में अभियुक्त के लिए विरुद्ध पूर्वाग्रह को समाप्ति कही गई है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। सही है, ठीक है। मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल नहीं किया गया जीवन जीने के अधिकार में। तो बी वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी देख लीजिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? कौन से मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड की सुरक्षा, ठीक है। एक बार अभियोजन के लिए दंड से सुरक्षा सही किया गया है। कृत्य के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड अधिक दंड ना दिए जाने का अधिकार, सही है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी के रूप में कार्य करना, ये नहीं शामिल किया गया, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध जो होता है साक्षी के रूप में कार्य करना, ये गलत है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करें क्योंकि पॉलिटिक्स है, बहुत बढ़िया पढ़ाएगा पॉलिटिक्स। अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पुनः बैच शुरू होने वाला है, वहाँ पर जो था पॉलिटिक्स जो था पढ़ लीजिएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची की इनकी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान प्रदान करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से प्रदान करती है। भारत के राष्ट्रपति का है, केंद्र सरकार के मंत्री नहीं, इसमें केंद्र सरकार के मंत्री नहीं। दूसरी लोकसभा उपाध्यक्ष, ये तो है, लोकसभा उपाध्यक्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी हैं। केंद्र के मंत्री नहीं इसमें शामिल है, ठीक है। दूसरा शामिल नहीं है। जिसमें 2 सब गलत मारो, इसमें 2 है गलत मारो, इसमें भी 2 है गलत मारो, इसमें भी 2। ऑप्शन बी बच गया आपका। आगे चलें। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए विकल्प तैयार रहता है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली, इसको हमने अच्छे से पढ़ाया है। भारत के विपरीत ब्रिटेन में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक अधिनियमों पर प्रति हस्ताक्षर करने की बाध्यता होती है। सही है। दोनों शासन प्रणालियाँ संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित हैं। गलत है, ये गलत है। दोनों संसदीय जो होता है लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, ना कि संप्रभु सिद्धांत पर, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, ये गलत कह रहा है, दूसरा गलत है। ब्रिटेन में संसदीय परंपरा के अनुसार निचले सदन का सदस्य होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। विकल्प होगा कहीं, ढूंढिए। ऑप्शन सी, कहीं ना कहीं विकल्प मिल ही जाएगा, है ना। बस जंग लड़ने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन 49। भारत में निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार पूछा गया है। भारत में निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? बंदी के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में खंड 4 और 5 में जो होता है उल्लिखित अधिकारों के अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं है। सही है, कोई अधिकार नहीं है। बंदी को निरोध आदेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि निरोध आदेश पारित होने के समय वह पहले से ही जेल में था। सही है। बंदी इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहा। ये गलत है,
इसके लिए तो बंदी को दावा नहीं कर सकता, ठीक है, ये नहीं। 1 और 2 तो सही है, भारत निवारक निरोध के लिए रोकने के लिए, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत हो जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, संविधान पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज अलग से संविधान के टेस्ट सीरीज है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के अपवाद है? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद जो होता है 14 और 19 से उल्लिखित मौलिक अधिकारों के अपवाद है? 31 से अनुच्छेद 31C, यही तो अपवाद है, 31 से और 31C। 31 से संपदा आदि के अधिकार से संबंधित कानूनों को में व्याप्त होता है, ठीक है। 31 से और आप चले जाइएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, दोनों का प्रत्यक्ष अपवाद है, ठीक है। 31 से जो होता है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का दोनों का प्रत्यक्ष जो होता है ये अपवाद है। ऑप्शन ए निकाल लीजिए, ऑप्शन ए निकाल लीजिए, ठीक है। आगे चलें, सिर्फ संविधान की ये हम बता रहे हैं कि सिर्फ ये संविधान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भारत के संविधान के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके अधीन है? निम्नलिखित में से अधीन है। भारत के संविधान के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता निम्नलिखित के अधीन है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के, ठीक है, ये तो अधीन है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून है। सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी हिंदुओं के लिए खोलना है। मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना है, ठीक है, सभी है। अंतःकरण की सभी के अधीन, इसके अधीन सभी हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, गलत नहीं करना है। नो 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 नो, सभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो होता है चौथा नहीं होगा। ये मानहानि और किसी अपराध के उकसाना, ये तो गलत है, ये कहाँ होगा? ठीक है, देखिए दिमाग घुमा, ये गलत है, उकसाना नहीं, ये नहीं है, ठीक है। मानहानि किसी अपराध को उकसाना, ये गलत है चौथा। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन बी लगाइए, सभी नहीं हो सकते, ठीक है। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर आर्टिकल, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है? ये तो आरोप में भी पूछा गया था, आर्टिकल 25 पूछा गया था कि नहीं? 25 से 28 पूछा गया था, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। यह राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति देता है, सही है। यह संसद को सामाजिक कल्याण के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, ये भी सही है। ये सभी धार्मिक संप्रदायों को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। सभी धार्मिक संप्रदायों को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जो होता है संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं देता, ये गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सही है? नहीं, हैदराबाद को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था, गलत है। हमने हैदराबाद को जनमत संग्रह शामिल किया था, गलत, ठीक है, पहला गलत है। दूसरा देखेंगे, जनमत संग्रह महाराजा जो होता है 1948 मणिपुर में चुनाव कराए गए थे, 1948 में, ठीक है, जनमत संग्रह चुनाव कराए गए जो संवैधानिक राजतंत्र बन गए थे। मणिपुर का पहला हिस्सा था जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर जो था चुनाव कराया गया था, ठीक है, वयस्क मता, ये भी ओहो, इसमें कौन सा सही है? ये तो ये भी नहीं सही है, ठीक है, ये भी तो मणिपुर में होना चाहिए, ये भी नहीं है। जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई नहीं, हैदराबाद को पुलिस, जूनागढ़ को जनमत, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बदल गए हैं बेचारे, चालाक बन रहे हैं, नहीं जानते कि हम सभी को गलत काट देंगे, सब गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी, मुस्कुरा कर डी लगाइए, ठीक है, और PCS में SDM बनिए, तैयारी करिए, ठीक है, इस बार चूकना नहीं है।
मेंस भी पढ़ाएंगे। कथन और कारण। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सही है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। सही है, ठीक है। ये अलग बात कर रहा है, ये संवैधानिक निकाय की बात कर रहा है, ये जो होता है अल्पसंख्यक की परिभाषा की बात, दोनों अलग अलग बात है, लेकिन दोनों के दोनों से इसलिए व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन बी मान दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आर ओ में पूछा गया है। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ के जाइएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ठीक है। संविधान से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? भाग 3 स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो होता है कौन सा अधिकार उपलब्ध है? अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक संचरण और प्रसार करना जो होता है, सही है, कर सकते हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय का अचल और चल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, सही है। राज्य को पूर्णतः वित्त पोषण, शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देना, ये गलत है। ये जो होता है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जब तीसरा गलत है, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलेंगे। वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 रीट जारी करने की शक्ति देता है, गलत है। ये तो हम मानते हैं भैया, उच्च न्यायालय को दे सकते हो भैया, लेकिन उच्चतम न्यायालय 326, ठीक है, ये कहाँ भूल गए? ठीक है, ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ये सब के सब पढ़ लीजिएगा, सब से। हाँ, पहला गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 करता है और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्ष कर सकता है, ठीक है। ये दोनों को बता रहा है कि अनुच्छेद 32 गलत कर रहा है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को 32 बताओ, उच्च न्यायालय को जो होता है रीट जारी करता है 226 के अंतर्गत। पढ़ा है हमने ने, ये गलत बता रहा, बिल्कुल गलत बता रहा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नेक्स्ट। साइमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन आयोग के संदर्भ में, चलिए। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज आकलन करने के लिए की गई थी। कामकाज के आकलन करने के लिए की गई थी। कामकाज के आकलन करने के लिए साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। ये तो पहला कथन तो सही है, गलत नहीं है। पहला कथन जो होता सही है। इसकी रिपोर्ट पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, सही है। दूसरा भी जो होता अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो होता है किया गया था, ये सही है। दूसरा, दलित वर्ग, बाहरी जातियाँ और छूत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। साइमन कमीशन ने 1930 में 2 खंडों में रिपोर्ट प्रकाशित की और शब्द को आगे भारत सरकार अधिनियम में 35 में उल्लेख में किया था, ठीक है। इन प्रांतों में द्वैध शासन समाप्ति की सिफारिश की थी, सही है। इसका मतलब तीनों सही है, और जब तीनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी लगा देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रीट का अर्थ है आपके पास शरीर है, ठीक है, आपके पास शरीर है। हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ गए? आगे चलें। उत्प्रेषण रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा एक आवर न्यायालय को जारी की जाती है। कब जारी की जाती है भैया उत्प्रेषण रीट? किसी विशेष मामले में आगे की कार्यवाही रोकने के लिए किसी अधीनस्थ अदालत को नहीं। किसी मामले की कार्यवाही को रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए स्थानांतरित करने के लिए किसी अधीनस्थ अदालत को, सही है। किसी मामले की कार्यवाही के लिए जो होता है रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए स्थानांतरित करने के लिए किसी अधीनस्थ न्यायालय को, अदालत को जो होता है जारी की जाती है। ऑप्शन बी उत्प्रेषण रीट हमने पढ़ा दिया है। अब अगर गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत तो है ही। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार
प्रतिषेध रीट किस आदेश से संबंधित है? भारत के संविधान के तहत जो होता अनुसार प्रतिषेध रीट जो था किस आदेश से संबंधित है? चलिए निकालेंगे। न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है, सही है। आवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारता नहीं है कार्यवाही करने और रोकने से संबंधित है, सही है। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है वह धारण करने से रोकना, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हो गया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान की स्रोत की विशेषताएं। चलिए, भारत के संविधान की स्रोत की विशेषताएं। भारत सरकार अधिनियम 1935 राज्यपाल का पद है, ठीक है। 1935 में संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण ये सुमेलित है, ठीक है। ब्रिटिश के संविधान राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नहीं है, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो था आयरिश के संविधान से लिया गया, ठीक है, आयरिश के। ऑस्ट्रेलिया के संविधान एक सशक्त केंद्र, ये भी गलत है। कनाडा के आपातकालीन मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये भी गलत है। सब गलत है, सब गलत है। पहला सही है, सब गलत है। ऑप्शन ए लगाइए, ऑप्शन ए लगाइए। आगे चलें। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे और उसे प्रदत्त शक्तियों का अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता? तो उस रीट को अभी भी बताया हमने, मैंडेमस कहा जाता, ठीक है, मैंडेमस, ठीक है, जिसे कहा जाता है परमादेश, हिंदी में परमादेश। नोट करेंगे, कई बार हमने बताया है क्विक सीरीज में। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, लड़ाई जंग में उतरना है, तो अब ये नहीं बार बार विस्तृत किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार परीक्षा का आदेश को वारंटो रीट जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है? ठीक है, आवश्यक शर्त नहीं है। पद पर सार्वजनिक पद होना आवश्यक, गलत। नहीं होना, सही है, पद पर होना आवश्यक है, तभी करंट रीट होगा। पद का सृजन कानून द्वारा स्वयं संविधान का द्वारा होना आवश्यक है, ये भी सही, आवश्यक है। पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ऐसे व्यक्ति द्वारा पद संभालने से संविधान और कानून का उल्लंघन हुआ है, सही है। तीसरा जो होता है गलत है, ये आवश्यक शर्त नहीं है कि मूल पद में होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त नहीं है। आगे चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण निम्नलिखित में से उल्लंघन करता है, निम्नलिखित का उल्लंघन करता है। चलेंगे, समानता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, स्वतंत्रता का अधिकार का, कल्याण का। धन का संकेंद्रण निम्नलिखित में से अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान शामिल है? संघ और राज्य मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में पहले तो सही है, यही तो है तीसरी अनुसूची में, ठीक है। संघ और राज्य के मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का किया गया, ठीक है, तीसरी अनुसूची में तो यही है, पहले ही सही है, खत्म कहानी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से प्रतिबंधित बनाते हैं। विविध कार्य, ये सब विविध कार्य को प्रतिबंधित बनाते हैं, गलत। कार्यपालिका का कार्य, ये भी गलत, इस पर कोई प्रतिबंधित नहीं बनाती, दोनों को दोनों बात ये जो गलत है। ऑप्शन डी मारिए, ना तो एक है ना तो दो है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 67 अगला। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिद्धांत देश में सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक की व्याख्या करते हैं, सही करते हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, सही है, दोनों सही है, वाद योग्य नहीं है।
ठीक है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, हमने पढ़ाया। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी लगा दीजिए, ऑप्शन सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों का साधन, नोट करेंगे, निर्देशों का साधन को वर्ष 1950 में भारत संविधान इस प्रकार शामिल किया गया है। किसके? भारतीय संविधान में इस प्रकार शामिल, किस प्रकार शामिल किया गया है ये बता देंगे। अर्थात क्या क्या निर्देशों का साधन, अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी लगाइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, अर्थात डीपी और एसपी। 1937 आयरस के संविधान के से उधार लिया गया था। किससे? आयरस के संविधान से उधार लिया गया। आयरस, नोट करेंगे, आयरस कहाँ से कहाँ तक बात करता है? भाग 4 में बात करता है। ठीक है, कब से? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, 36 से 51। चलिए, संविधान की ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करना है क्योंकि संविधान बहुत बार लोग पढ़ चुके होते हैं, लक्ष्मीकांत की किताबें। भारत का संविधान संसद को नागरिकता से संबंध कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। सही है, देता है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होंगे, ये गलत है। ये जो होता है गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 69 का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? एकदम सिंपल सी बात, अभी हमने बताया, कल्याणकारी। 36 से 51 तक चले जाइए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, समाज के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको हमने कई बार पढ़ाया है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। उन अनुच्छेदों को पहचान कीजिए जिसमें गांधीवादी सिद्धांत का दायरा शामिल है। कौन से जो होता है गांधीवाद है, अर्थात ग्राम पंचायत की बात किस में किया गया? 40 में। और ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज की बात 40 में अनुच्छेद, और अनुच्छेद 40 में ग्राम स्वराज की बात सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी। तो जहाँ 40, 40, 47, 48, ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बताया था? निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा बताया था? किसने बताया था? हाँ, इसको बहुत बार पूछा। ग्रेनविल ऑस्टिन, भीमराव अम्बेडकर, केसीबी। कौन बनाया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नोट करेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान के नवीन विशेषताएं बताए थे। भीमराव अंबेडकर क्या बताए थे? नवीन विशेषताएं है। अंतरात्मा ये संवैधानिक आर्टिकल 29 में बताए थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, वहाँ पर आत्मा उसको बताए थे भीमराव अंबेडकर, यहाँ ग्रेनविल ऑस्टिन बताए थे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आइए। 1947 के नोट करिए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन निर्माण का प्रावधान किया। सही है। इसने भारतीय रियासत को भारत व पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान की। सही है। इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया। ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, तीनों अर्थात मारिए सभी। आगे चलें, नेक्स्ट। स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न पर विचार किया गया? अरे इसको तो कोई नहीं बता सकता, क्या सभी बता सकते हैं? 1947 के, ठीक है, सभी बता सकते हैं। कौन से? प्रशासनिक सुधार से, बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी मार दीजिए, प्रशासनिक सुधार। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी। दिखाई दे रहा? ये सब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये स्वर्ण सिंह समिति पुराना हो गया, अभी अगर याद नहीं है तो पीसीएस में कैसे बैठेंगे 69 दिन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अनुच्छेद 51 सही है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये गलत है।
कृषि पशुपालन का संगठन 40 में नहीं 48 में है। ठीक है, 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। 40 में क्या, ग्राम पंचायत का गठन है। ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सही है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना, ये भी सही है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया है? कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया है? पुरुष महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, नहीं। उद्योग के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी, यही जोड़ा गया, ऑप्शन बी। ठीक है, उद्योग के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39A, 43A, 48A और 39। ठीक है, 39 में बच्चों के स्वास्थ्य विकास अवसर को सुनिश्चित करना जोड़ा गया था। ठीक है, समान न्याय से बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता 39A में जोड़ा गया था। ठीक है, उद्योगों को प्रबंधन श्रमिकों की जो होता है भागीदारी सुनिश्चित करने की कदम उठाना 43A में जोड़ा गया है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों को वन्य जीव सुरक्षा करना जो होता है 48A में जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी मार दीजिएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए देखते हैं। इसमें भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय पद कर दिया गया था 1861 में, यह गलत है। 1858 की बात करेंगे तो समझ में आता है, 61 में नहीं करें। ठीक है, ये गलत है। दूसरा, भारतीय कानून बनाने का प्रक्रिया कुछ से जोड़कर स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, सही है। ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषम मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोनों को शामिल है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में शामिल हैं। कौन से होंगे? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुधार, अभी अभी बताया यही जो होता। 39 से 39 से 39 से ठीक है, 43 से अभी सभी बताया ना आर्टिकल, 43 से फिर 48 से, ठीक है, ये सभी, ये दूसरा भी सही है, इसलिए हमने पहले ही नोट करा दिया आपको। 79 के देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 79 चलिए। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदाय दोनों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, सही है। दोनों जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता से क्या है, संबंधित हैं, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए, संविधान के किस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए पारित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को काम करता है, प्रदत्त अधिकारों को कम करता है। अभी अभी हमने इसको पहले बताया था, 25वां संविधान संशोधन, ठीक है, नोट करेंगे। 25वां संविधान संशोधन में अधिनियम में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 31C, नोट करिए 31C जोड़ा गया, जिसमें 2 प्रावधान किए गए थे, 39 ख और ग निर्दिष्ट हैं, 39 ख और ग जो निर्दिष्ट हैं, ठीक है, याद करिए 31C 25वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, हमने इसको पढ़ाया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आप पढ़िए। 44वां संविधान संशोधन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं था? 44वां संशोधन के द्वारा कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं किया गया था? तुरंत बताइए। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास, ये नहीं शामिल किया गया था, ठीक है, यही शामिल किया गया था, याद रखिएगा।
हम कह रहे नहीं शामिल किया गया था, ए जो था शामिल किया गया था। ठीक है, पहला ही शामिल किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलें 82 के देखिए, अनुच्छेद 51A देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर जो था राष्ट्र की सेवा करें। 51 में एकदम सही है। अनुच्छेद 51F में ये डी है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सही है। 51AI में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विचार करें। ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। 51 क में कहा जाए, ये गलत है। 51A में कहा गया, आई में नहीं कहा गया, ये गलत है। ठीक है, दूसरा 51AH में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, और ये भी गलत है। 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2। 82 को मारिए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों, लोकसभा अध्यक्ष क्या बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाना चाहिए ना, राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ अध्यक्षता करता है, बुलाने का अधिकार संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति के पास होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष कहाँ से बुला सकता है। ये गलत है, पहला गलत है। ठीक है, पहला ही गलत है। ठीक है, बहका रहा क्वेश्चन भैया, आप लोग समझ जाइए। आगे चलें, निम्नलिखित कथनों पर व्यक्तियों पर विचार कीजिए। चलिए, सदस्य भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन कौन थे। ये गोपीनाथ बरदोलाई तो पहले थे नहीं, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी भी थे, कमला चौधरी भी नहीं थे। 2-3 थे। ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी लगाइए, 2 और 3। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय मूल संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो कितने भाग में, 22 भागों में। नोट करेंगे, 22 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, इसको हमने पढ़ा ही दिया, इसमें आपको बताना था है नहीं कि इसमें क्या बताया जाए, कुछ बताना है नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संशोधन कराने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन आवश्यकता होती है। चलिए, कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कौन सा संशोधन कराने के लिए भैया। पहला, जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ज़रूरत है। संघ राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना तब भी ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की शक्तियों का ज़रूरत है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची जोड़ना तब भी ज़रूरत है। सभी के लिए जो होता है राज्य के विधानसभाओं का अनुमोदन जो होता है आवश्यक होता है। ठीक है, सभी के लिए, सभी। अच्छा है तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन है तो ऑप्शन कहाँ रहेगा, ऑप्शन भी तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, करते हैं विचार भैया। इसे संविधान सभा द्वारा 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप में अपनाया गया था। गलत है। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ सिंह को जो था भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। ये गलत कह रहा, पहला गलत है। ठीक है, यह अशोक के शासनकाल में निर्मित सारनाथ सिंह स्तंभ को लिया गया। सही है। ये 4 एशियाई शेर, एक घोड़ा, एक बैल, एक हाथी शामिल है। सही है। प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द ऋग्वेद से लिया गया। ये भी सही है। पहला गलत है और सभी सही है। पहला गलत है और सभी सही हैं। पहला गलत है। अच्छा, सत्यमेव जयते शब्द ऋग्वेद नहीं, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ओहो, देखिए बहुत स्पीड में पढ़ना, घातक हो गया। ऋग्वेद से नहीं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा भी गलत है, पहला भी गलत है। ठीक है, देखिए ज़्यादा स्पीड में पढ़ने का हाल देखिए, दूसरा और तीसरा। चलिए ठीक है,
कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है एग्जाम में, फिर खुशी खुशी में गलत हो जाता है, वैसा भी यहाँ पर पढ़ाने में भी हो रहा है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, किस प्रावधान को जो था साधारण बहुमत। क्विक सीरीज पढ़िए, क्विक सीरीज पार्ट 3 पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, उत्तर यूपीपीएससी 2025 का क्विक सीरीज हमने डाला है, उसमें पढ़िए साधारण बहुमत कौन सा पारित किया जाता है, कौन से जो होता है विशेष बहुमत से, दोनों हमने डाल दिया। पढ़िए नहीं तो फिर यहाँ तो हम आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप याद करिए उसे। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, साधारण बहुमत से नए राज्यों के प्रवेश स्थापना, साधारण बहुमत से नागरिकता के अधिकरण और समाप्ति, साधारण बहुमत से राज्य के नीति निषेध, विशेष बहुमत चाहिए इसके लिए। किसके चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। चौथा गलत है, ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए मार दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राजाओं के उपवर्ग अर्थात उपसर्ग, विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? भारत कौन सा संशोधन हुआ था? राजाओं को उपसर्ग और जो था विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा? नोट करिए, कौन सा संशोधन हुए थे, जल्दी बताइए इसमें। अर्थात 26वां संशोधन, 26वां संशोधन हुआ था 1971 में। भारतीय संविधान के 26वां संशोधन के द्वारा जो होता है ये समाप्त किया गया था। प्रीवी पर्स का अनुच्छेद 291 और 392 संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता था। ठीक है, 291 और 362 के तहत प्रीवी काउंसिल, इसे समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी मारिए। आगे चलें, 90 देखेंगे। 44वां संशोधन 1978 के माध्यम से राज्य के नीति निषेध तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई थी। मौलिक अधिकार की वरीयता दी गई थी, गलत है, ये क्या लिख दिया। दूसरा देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में मिनर्वा मिल्स के मामले में अपने फैसले का निर्धारित किया। केवल अनुच्छेद 39B और सी में उल्लिखित राज्य के नीति निषेध तत्वों को अनुच्छेद 14-19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन दूसरा सही है। देखिए दूसरा कहाँ है, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में कौन सा संगठन स्थापित किए गए थे? कौन सा संगठन जो था स्थापित किए गए थे 1935 के तहत? ठीक है, तो कौन कौन से संगठन स्थापित किए थे 35 में? प्रांतीय लोक सेवा किया गया था, चुनाव आयोग नहीं किया गया था, भारतीय रिजर्व किया गया था, क्योंकि 1934 अधिनियम के तहत किया गया, तो 35 की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात RBI की गई थी। 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जब लागू होता तो एक बार में जो होता 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 1 वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसको हमने आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों हमने क्विक सीरीज में कल पढ़ा दिया। अच्छे से जाकर पढ़ लीजिए, हमने बेटर पढ़ाया है, टेस्ट तभी लगा रहे हैं, बिना पढ़ाए टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, सारे पढ़ा दिए तब टेस्ट लगा रहे हैं। क्विक सीरीज जाके पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल केवल निम्नलिखित स्थितियों में घोषित किया जा सकता है। 352 के अंतर्गत आपातकाल निम्नलिखित किन परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, इसको हमने बता दिया है। कब? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तभी। ठीक है, ऑप्शन बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति को से बचाना। सही है, पहला संघ का कर्तव्य यह है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना। 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलें, 95 देखिए, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। दोनों ही उत्पत्ति ब्रिटिश संविधान से हुई है, गलत। ठीक है, दोनों की उत्पत्ति ब्रिटिश संविधान से नहीं हुई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई, ये हम मानते हैं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो नहीं हुई है। ठीक है, दोनों ही न्यायपालिका किसी कानून की वैधता तय करने की शक्ति सीमित है, गलत है।
दोनों ही कार्यपालिका और विधायी दोनों कार्रवाइयों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते, ये भी गलत है। ठीक है, ये सब के सब गलत है। कानून की उचित प्रक्रिया, कानूनी की द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पढ़ लीजिए, हमने इसको पढ़ाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलें, नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं, विवेकानुसार नहीं। जब ऐसी घोषणा जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से सूचित कर दिया गया हो, तब वो जारी कर सकता है, ऑप्शन डी। तब वो जारी कर सकता है, ऑप्शन डी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संबंध में जो होता है, निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मौलिक अधिकारों पर लागू होता है जिनका परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित है। सही है। अनुच्छेद 368 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल के साथ आंतरिक आपातकाल दोनों ही स्थितियों में लागू होता है। ये भी सही है, दोनों को दोनों सही बात करें। ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। ठीक है, हमने इसको पढ़ाया है, गलत थोड़ी ना हो सकेगा। जो चीज़ पढ़ाया है उसको गलत नहीं कर सकते। 352, थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है, जिसको हम सही करके अगले टेस्ट सीरीज में शामिल कर देंगे। उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिसप्रिंट कर दिया गया। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 99। किसी सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटा के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सही है। उसे किसी कानून विशेषज्ञ से परामर्श और बचाव का अधिकार नहीं होगा। सही है। बचाव का अधिकार होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, परामर्श और बचाव का अधिकार होगा। ठीक है, सही है। उसे गिरफ्तारी और हिरासत के कारण में अवगत कराया जाना होगा। सही है। ज़बरदस्ती ले जाकर उसको बताना पड़ेगा कि काहे हम तुमको गिरफ्तार किए हैं, और जान जाएगा कहाँ गिरफ्तार किए, तो अपन वकील जो होता है अपने मनमाफी चुनेगा, तुम्हारे कहने से नहीं चुनेगा। ठीक है, और परामर्श ले सकता, किसी भी हो जो जिसको अच्छा लगे उसे ले सकता। ठीक है, सभी सही हैं, सभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 100। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। सही है। इस अनुच्छेद के तहत जारी घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। सही है, की जा सकती है। इसकी घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। गलत है, इसको 356 में भंग किया जाएगा। इस घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। ठीक है, हमने कितना पढ़ा दिया आपको? 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया। फिर हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आज संविधान से था, अभी बहुत सारे क्वेश्चन संविधान के इसमें बाकी हैं जिससे पढ़ाना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो था एक और वीडियो हम डालेंगे, संविधान से क्वेश्चन क्या बाकी रह गया उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये समाप्त, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलने जा रही हैं, इसलिए जो था समाप्त नहीं था। अभी हम इसमें 100 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। ठीक है, उसको कल वाले वीडियो में पढ़ा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।